आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं, फिर भी डर गए तुम लोग। भाई साहब कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। सावरकर की और हेडगेवार की तुम लगा लो, हम बाबा साहब अम्बेडकर की और भगत सिंह की लगा लेते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पिछड़े और दलित वर्ग के उन लोगों से माफी के साथ मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूं जो लोग लिस्ट में अपनी अपनी जाति के मंत्रियों को खोज रहे हैं, और उन लोगों से भी माफी चाहता हूं जो लोग ऐसे मंत्रियों को गुलाम बताने में समय नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंत्रियों की फहरिस्त में तमाम जातियों को एडजस्ट कर लेने के बाद समाज 2 धड़ों में नजर आएगा। एक वो तबका पूरे पिछड़े और दलित वर्ग का जो वैज्ञानिक चिंतन पर भरोसा रखता है, अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देना सरकार का काम नहीं मानता है, जो हिस्सेदारी का मतलब गुलाम मंत्रियों की संख्या बढ़ाने को नहीं मानता है। दूसरा तबका वो जो जाति के नेताओं को बुके देने पहुंचेगा, उनके साथ फोटो खिंचवाएगा और फेसबुक पर डालेगा, उनकी सूची शेयर करेगा। इन तमाम सारे पक्ष विपक्ष के बीच में नेशनल जनमत का मानना है कि अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप खुद में एक समस्या है। तो हम समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कैसे आखिर इस समाज को इस गुलामी के दलदल से बाहर निकाला जाए और कैसे उन तथाकथित बहुजन और सामाजिक न्याय के नेताओं को लड़ना सिखाया जाए। वैसे तो देश में तमाम सारे राजनीतिक दल और विचारधाराएं हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखें तो इस समय देश 2 तरह की विचारधाराओं में नजर आ रहा है। एक वो जो भारतीय जनता पार्टी और उसके पिछलग्गू दल हैं, दूसरा वो जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। तो हम सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी का एजेंडा तकरीबन सबको क्लियर है। वहां धर्मवाद है, राष्ट्रवाद है, हिंदू मुस्लिम है, कश्मीर फाइल जैसी मूवी है, अंधविश्वास है, पाखंड है, गाय गंगा गोबर गौमूत्र है, भावनाओं को बेचने का धंधा है, सबका साथ सवर्णों का विकास है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस बात का ख्याल मंत्रिमंडल में भी रखा गया है कि अब वहां जाति समीकरण साधने का छौंका भी मारा जा रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तमाम अन्य पहलू तो माहौल बनाने के लिए हैं, लेकिन असली वोट इसी जाति समीकरण साधने के दम पर मिलता है। खैर, विपक्ष को जब समझ में आ जाए तब अच्छा है। हम सीधे सीधे इस पर आ जाते हैं कि विपक्ष में किस तरह की विचारधाराएं इस समय सामने खड़ी है। एक विचारधारा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की, जिसको सामाजिक न्याय पसंद लोग, पाखंड और अंधविश्वास के विरोधी लोग, महापुरुषों की विचारधाराओं पर भरोसा करने वाले लोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एम.के. स्टालिन का जो काम करने का तरीका है वो राजनीतिक परिवर्तन के अलावा सामाजिक परिवर्तन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो वहां काम किए थे, उनकी विचारधारा को आगे लेकर के चलने की कोशिश हो रही है। न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में यह संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि पिछड़े वर्गों के विरुद्ध उठाए गए कदमों में हम मोदी सरकार का विरोध भी करेंगे और अपने राज्य में ब्राह्मणवाद के खात्मे के लिए कोशिश भी करेंगे। सीटों की गणित के हिसाब से इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी चेहरा है अखिलेश यादव। तो एम.के. स्टालिन वाली विचारधारा के आप पासंग भी नहीं है, आपसे हो नहीं सकती। दूसरी एक विचारधारा है ममता बनर्जी की विचारधारा, जिसमें पाखंड और अंधविश्वास का विरोध कतई नहीं है, बहुजनवाद भी नहीं है, पिछड़े वर्गों की बात भी नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के मॉडल में सरकार से टकराहट है, एग्रेशन है। ममता बनर्जी चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की जनता को यह बताने में कामयाब रही कि मोदी सरकार अगर तानाशाही करती है तो उस तानाशाही के विरुद्ध मैं मजबूती के साथ अपने लोगों के साथ खड़ी होंगी। ममता बनर्जी ये मैसेज देने में कामयाब हुई कि बेवजह हमसे तुम जय श्री राम नहीं बुलवा सकते,
हमारे ऊपर सीबीआई, ईडी, कोर्ट का चाबुक नहीं चला सकते, हमें किसी भी तरह का भय नहीं दिखाया जा सकता। तो ममता बनर्जी की जनता को उनका यह एग्रेशन पसंद आया। अखिलेश यादव यहां एक बात में तो सिमिलर है कि अखिलेश यादव भी पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी जैसा एग्रेशन उनके अंदर नहीं है। मतलब ममता बनर्जी से यहां वो पीछे हैं। एक और मॉडल है अरविंद केजरीवाल का मॉडल। इस मॉडल में सॉफ्टनेस है, सादगी है, पढ़ाई लिखाई की बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात है, दिल्ली मॉडल की बात है। इसके अलावा यहां पर बाबा साहब के नाम का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दलित आइडेंटिटी का तड़का भी लगाया गया है। इसके लिए मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो समाज कल्याण मंत्री हैं, उनको पूरा देश में घुमाया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बेहद मिशनरी व्यक्ति हैं, मिशन को बखूबी समझते हैं, मिशन जय भीम नाम से अपना एक संगठन भी चलाते हैं। इसलिए जब वो लोगों के बीच में जाते हैं तो शानदार तरीके से बहुजनवाद की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवर्णवाद के आरोप होते हुए, आरक्षण विरोध के आरोप होते हुए भी वो राजेंद्र पाल गौतम को तमाम प्रदेशों में पर्याप्त स्पेस देते हैं। लेकिन महज इन मंत्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। उनके अगर पूरे कामों को हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर बाबा साहब का इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं। उस तरह की हिस्सेदारी न दलित को और पिछड़े का तो खैर वहां नाम ही नहीं लिया जाता, इनको नहीं दी जा रही है। राज्यसभा सांसद जो इन्होंने बनाए हैं उनकी लिस्टों की अगर आप बात करें तो सब ऐसा ही जाति बात करते हैं, कोई नई बात नहीं है। जिसको भी मौका मिलता है वो इसी तरीके से अपने जाति वर्ग के लोगों को, बड़े बड़े धन्ना सेठों को राज्यसभा भेज देते हैं। थोड़ा कोई कम है, कोई ज्यादा है। असली बात जिसकी मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के मॉडल को अमूमन लोग कह देते हैं कि वो आरएसएस की बी टीम है, बीजेपी का छोटा भाई है। इन तमाम आरोपों के अलावा कुछ बातें सीखने की भी जरूरत है। अरविंद केजरीवाल अगर आरएसएस की बी टीम है और अखिलेश यादव आरएसएस की बी टीम नहीं है, वो सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर भी दिखाई देना चाहिए। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर बात रखी, उस तरह की बात अखिलेश यादव क्यों नहीं रख पाते हैं? निश्चित तौर पर बात रखी, थोड़ा धैर्य रखिएगा। दोनों लोगों की बातें आपको सुनाऊंगा, आप खुद अंतर कर लीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं। फिर भी डर गए तुम लोग। जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के इस भाषण में न सिर्फ चुटीलापन है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज भी है। सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फिल्मकार के चरणों में है। इतना कहने की हिम्मत अखिलेश यादव में नहीं है। इस वीडियो को आधा देखने के बाद जो लोग इस बात की हिमायत करेंगे कि अखिलेश यादव ने भी तो बयान दिया है, तो उनके बयान देने का तरीका सुन लीजिए। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। तो फिल्म को आप सही मानते हैं कि ये फिल्म? मैं आपसे उस बहस में नहीं बना। जो पैसा इकट्ठा हो गया है उससे कश्मीरी पंडित लोगों को, कश्मीरी लोगों को सेटल करने के लिए खर्च होना चाहिए और सरकार को भी आगे आना चाहिए। अगर टैक्स के माध्यम से 100, 200, 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है तो सरकार भी अपना पैसा लगाए कुछ और। कम से कम प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए वो पैसा, जिसका पता ही नहीं लगे फंड कहाँ चला गया। इसलिए वो फंड जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित लोग हैं, उनकी एक कमेटी बन जाए
जो अलग अलग जगह रह रहे हैं, और वो खर्च करें अपने ऊपर कि वो कैसे सेटल होकर के खर्च करना चाहते हैं। पहले दिए बयान में अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी फाइल्स की बात करके निकल गए। दूसरे बयान तक उनके सलाहकारों ने उनको समझा दिया होगा कि कश्मीरी ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। तो दूसरे बयान में क्या कुछ क्लियर हो रहा है कि वो इस मूवी के साथ में हैं या विरोध में हैं, आंशिक सहमत हैं या 50% सहमत हैं? कुछ भी समझ में आ रहा है? उस बयान से इतना समझ में आ रहा है कि उनको इस बात की चिंता है कि अग्निहोत्री ने पैसे बहुत कमा लिए, उस पैसे का खर्च कश्मीरी पंडितों के विकास के लिए हो पा रहा है या नहीं। मतलब जो लोग सत्ता में हैं या सत्ता के विरोध में इस दौरान जीते हैं, उनका कहीं ना कहीं एजेंडा क्लियर है। लेकिन अखिलेश यादव आज भी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। वो पूरी तरीके से बच रहे हैं इस बात पर हमला करने पर कि यह महज एक प्रोपेगेंडा है। वहीं अरविंद केजरीवाल, जिन पर आरएसएस की बी टीम होने के आरोप है, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। इन तमाम पहलुओं के अलावा कि अरविंद केजरीवाल अगर ड्रामेबाजी के मामले में देखा जाए या राजनीतिक कुटिलता और कुशलता के मामले में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई गुना आगे खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी बात में भावुक होंगे तो अरविंद केजरीवाल उस बात को लेकर के रो भी सकते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को फकीर, योगी आदित्यनाथ अपने आप को संत दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके तुलना में अरविंद केजरीवाल के कपड़े, पहनावा, चाल ढाल, रहन सहन सब एक आम नागरिक की तरह दिखाई देता है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब वो पंजाब में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे थे तो एक ऑटो रिक्शे वाले ने खड़े होकर के कहा कि आप हमारे घर पर चलिए। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल इसके लिए तैयार हुए बल्कि ऑटो से गए, साथ में सीएम को लेकर के भी गए। आप ऑटो वालों की बहुत हेल्प करते हो सर। आप हमारे गरीब के ऑटो वाले के घर खाना खाने चलोगे सर मैं दिल से आपको नाइट कर रहा हूँ। जरूर आएंगे आज रात को। या ठीक है सर मैं आपको अपने ऑटो से ही ले जाना चाहता हूँ आज रात को। सर भगवंत को ले आऊं? आज ही भगवंत को ले आऊं? सर जरूर। और चीमा साहब, हम तीनों आएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। इनके हमने मिलके डिनर किया इनके पूरे परिवार के साथ। ये इनकी वाइफ हैं और इनके भाई साहब भी थे, इनके बच्चे भी थे, सब लोगों के साथ मिलके डिनर किया। बहुत प्यारा परिवार है इनका और मैं दिलीप जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने घर पे हमें बुलाया। और मैंने इनको इनवाइट किया है कि दिल्ली कभी भी आएँ तो वहाँ पे हमारे घर पे पधारें, हमारे परिवार के साथ। इनका परिवार अगर मिलके हमारे घर पे खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग जो केवल और केवल अपने जाति के नेता की तारीफ सुनना चाहते हैं उनको तकलीफ होगी। वो कहेंगे कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। उस ऑटो वाले को अरविंद केजरीवाल ने पहले से तैयार करके रखा था। सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन मुझे भी वीडियो देखकर लग रहा है कि हाँ स्क्रिप्टेड है। लेकिन इस तरह की स्क्रिप्ट तैयार करने में तकलीफ ही कहां है जब सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी घाघ पार्टी हो, सामने इस तरह के नेता हो जो सुबह शाम झूठ बोलते हैं, फरेब की बातें करते हैं, समाज को दकियानूसी ख्यालों में उलझा करके रखते हैं, कश्मीर फाइल जैसी मूवी के बहाने सारे मुद्दे उनके डाइवर्ट कर देते हैं, धर्म की अफीम सुंघाते हैं, राष्ट्रवाद सुंघाते हैं, सेना के शौर्य के नाम पर, कभी आंसू बहाने के नाम पर, कभी फकीरी के नाम पर, कभी संत के नाम पर वोट मांगते हैं। तो ऐसे में तकलीफ कहां है कि ड्रामेबाजों से मुक्त होने के लिए थोड़ा ड्रामेबाजी ही कर ली जाए। अरविंद केजरीवाल अगर ममता बनर्जी की तरह एग्रेसिव नहीं है, स्टालिन की तरह सामाजिक न्याय और वंचित तबकों की बात नहीं करते हैं, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल का उदय आरक्षण के विरोध से हुआ था। लेकिन मौजूदा समय में अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र लोग इसलिए करने लगे हैं कि कम से कम अरविंद केजरीवाल सामान्य जनता से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे या पूर्व हो जाएं, वो उस खोल से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। महज अधिकारियों को आदेश देते समय उनको यह समझ में आता है कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से,
जनता से, बुद्धिजीवी से, प्रोफेसर से, डॉक्टर से मिलते समय वो उसी खोल में रहते हैं कि मैं अभी भी मुख्यमंत्री कभी भी बन सकता हूं। लेकिन महज ड्रामेबाजी, दिखावे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के आधार पर आप आम आदमी पार्टी का आकलन नहीं कर सकते। इस तौर पर भी समझना पड़ेगा कि वो अपने मुद्दे कहीं नहीं छोड़ती है। भगवंत मान मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते ही वो कहते हैं कि किसी भी सरकारी कार्यालय में मेरी यानी कि मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी, भगत सिंह की लगेगी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लगेगी। तुरंत निर्णय लेते हैं 25,000 सरकारी नौकरियां तुरंत निकाली जाएंगी। ग्रुप सी व डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। एक बड़ा निर्णय लेते हैं कि विधायकों को जो अभी कई सारी पेंशन मिलती थी, मतलब जैसे कोई एक बार विधायक रह लिया, 2 बार रह लिया, 4 बार रह लिया, तो उसको चारों बार के टेन्योर की अलग अलग पेंशन मिलती थी। भगवंत मान सरकार ने निर्णय लिया कि विधायक चाहे 1 बार रहो चाहे 5 बार रहो, विधायक की पेंशन एक ही बार की मिलेगी। लेकिन इस तरह का स्वतंत्र चिंतन वो नहीं कर सकते जो अपनी जाति के नेताओं को पहले राजा रानी की श्रेणी में लाए, अब उनको देवी देवता बना दिया है। वो नहीं दिखाई देता उनको कि चंद्रशेखर आजाद हर जगह जहां जहां तकलीफ में होता है वंचित वर्ग, वहां वहां पहुंच करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। वो तो केवल ये जोड़ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को गोरखपुर में वोट कितने मिले थे। उसको शायद पता नहीं है कि मान्यवर कांसीराम साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में कितने चुनाव लड़े, कितने जीते। लेकिन नेशनल जनमत ये मानता है कि केवल इस तौर पर आकलन किसी व्यक्ति का नहीं करना चाहिए कि आज उसके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, उसके पास विधायक नहीं है। अगर वास्तव में एक लड़ने वाला मौजूद विपक्ष चाहते हो तो निश्चित तौर पर लड़ वही सकता है इन सरकारों से जिनके पास संसाधनों की भी कमी ना हो, कार्यकर्ताओं की भी कमी ना हो और विधायकों की भी कमी ना हो। लेकिन उनको बदलना पड़ेगा और कम से कम लड़ने वाले लोगों को अपने साथ में रखना पड़ेगा। कम से कम अपने वोटरों को, मतदाताओं को यह क्लियर करना पड़ेगा कि वास्तव में मेरी विचारधारा क्या है, मैं करना क्या चाहता हूं। एक दिन आप सामाजिक न्याय की बात करते हो, बाबा साहब की बात करते हो, अगले दिन किसी मनुवादी फरसावादी के चरणों में लोटे हुए नजर आते हो। इस तरह के कंफ्यूजन की वजह से उत्तर प्रदेश में आज ये स्थिति आई है। इसको केवल पिछड़े वर्ग के लोगों को गाली देने से, तुम भाजपाई हो गए हो, तुम धर्म के अफीम और राष्ट्रवाद में बह गए हो, इससे काम नहीं चलेगा। समाधान खोजना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई अब और मुश्किल इसलिए हो गई क्योंकि अब उसने तमाम जाति के समीकरण को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। मंत्रियों की लिस्ट आप देखेंगे, जिस जाति को अपना मंत्री मिल जाता है उसको बहुत ज्यादा निजीकरण से, हिस्सेदारी से, भागीदारी से मतलब नहीं रह जाता है। इसकी काट यही है कि आपको सामाजिक समीकरण साधने के अलावा क्लियर करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के खोल से बाहर निकलना पड़ेगा। इन तमाम सारे लोगों से थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेंगी और एक कंप्लीट राजनेता, जननेता के तौर पर उभर करके सामने आना पड़ेगा। जो काम आपसे नहीं हो सकता, उस काम के पारंगत नेताओं को अपने साथ जोड़ना होगा। आपसे सड़क पर निकल करके संघर्ष नहीं हो सकता तो संघर्ष करने वाले नेताओं को साथ में रखिए। आपसे एग्रेसिव भाषणबाजी नहीं हो सकती तो उसके लिए राजभर जैसे नेताओं को आगे बढ़ाइए। आपसे पाखंड और अंधविश्वास का विरोध नहीं हो सकता तो उसके लिए रमाकांत यादव जैसे लोग, लोटन राम रिसाद जैसे लोग, राकेश राठौर जैसे लोगों को आगे बढ़ाइए। बाकी आपके नवरत्न पहले से भरे पड़े हैं तो उन तमाम सारे लोगों से वो 2-3% वोट मैनेज करवाइए जो आपको पता नहीं मिलता भी है कि नहीं। बाकी लोगों को बहुसंख्यक वर्ग के हितों के लिए काम करने के लिए लगा दीजिए। स्थिति में परिवर्तन नजर आएगा, बशर्ते जो मुख्यमंत्री बनने का दावेदार है उसको सबसे पहले बदलना पड़ेगा। जनता में बदलाव अपने आप दिखाई देगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।